अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। अभी तक हमने यूनिट 1 जिसका नाम था गॉड्स वर्ल्ड उसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द एक्सरसाइज। One important question in the exercise is the grammar pack. Learning grammar rules is very important because it helps you produce grammatically correct sentences. So it is essential to learn the grammar rules. How do you form questions? So today we are going to discuss WH words. WH words क्या होते हैं बेटा? What, where, why, when. If you see, all these words have W and H in the beginning. They begin with W and H. So they are called WH words. And the questions which are made by using WH words in the beginning are called WH questions. इनको कहते ही हम WH questions हैं। जिन questions के शुरू में WH आए, WH वर्ड्स आए, उनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। एक और किस्म के क्वेश्चंस भी होते हैं इंग्लिश में, उनको हम येस और नो क्वेश्चंस कहते हैं। आर यू कमिंग? यस। आर यू गोइंग? नो। उनका आंसर येस और नो होता है, जबकि WH क्वेश्चंस का आंसर जनरली येस और नो नहीं होता, इसलिए इनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि WH क्वेश्चंस, WH वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, What are you doing tomorrow? तो what का मतलब उर्दू में क्या होगा, आप कल क्या कर रहे हैं या आपका कल क्या करने का इरादा है। This is about future. Although apparently this sentence is in the present tense, but the person who is using this tense is talking about future. ठीक है, तो इसका तर्जुमा ये होता है कि आपका कल क्या करने का इरादा है या आप कल क्या कर रहे हैं। Where have you been? Where का मतलब है कहाँ। Why did you turn off the lights? आपने बत्तियां क्यों बुझा दी। Why का मतलब है क्यों। When are you leaving for school? आप कब स्कूल जाएंगे। Who did you talk to? तो who का मतलब है, who का मफहूम उर्दू में होगा किससे बात, आप कौन था जिससे आप बात कर रहे थे। ठीक है, कौन, who का मतलब होगा कौन। How did you find your pencil? आपने अपनी पेंसिल कैसे ढूंढी, कैसे मिल गई आपको। हाउ का एक मतलब मफहूम कितने का भी होता है, स्पेशली जब इसके साथ हाउ मैनी आए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव? आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं। तो तब हाउ मैनी जब आए तो वो हमें कितने का मफहूम देगा। वैसे खाली हाउ डिड यू डू इट? आपने ये कैसे किया। हाउ डिड यू मेक दिस एरोप्लेन? आपने ये जहाज कैसे बनाया। लेकिन जब हाउ मैनी हो जाए तो वो कितने का मफहूम देता है। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव? आपके पास कितनी किताबें हैं। ठीक है। विच ड्रेस डिड यू वेयर टू द पार्टी? आपने पार्टी में कौन से कपड़े पहने थे। तो विच का मतलब है कौन सा। These are some fill in the blanks from your exercise. You have to do it yourself. उसके आगे मैंने मफहूम लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए, लेकिन ये आपकी एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। पीछे आपको उर्दू का मफहूम बता दिया है और यहाँ पर उर्दू वाला मफहूम हमने लिख दिया है। डैश आर यू गोइंग टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या खाएंगे। आपने सोचना है कि WH वर्ड्स में से नंबर 1 ब्लैंक में हम कौन सा वर्ड लगाएं। डैश बिस्किट्स डिड यू मेक, द चॉकलेट वंस और द वनीला वंस? इसमें आपने कौन सा का मफहूम देना है, आपने कौन से बिस्किट्स बनाए हैं, चॉकलेट वाले या वनीला वाले। तो इसमें आप सोचिए कि आपने कौन सा WH वर्ड इस्तेमाल करना है। डैश डिडंट यू सबमिट योर होमवर्क? इसमें आपने क्यों का मफहूम देना है कि आपने अपना होमवर्क सबमिट क्यों नहीं करवाया। और बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाया वो साथ साथ ख़त्म कर लें, वरना आखिर में आपका बहुत सारा काम जमा हो जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नंबर 4, डैश डू यू थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट? क्या ख्याल है आपका वो किस बारे में बात कर रहा है। डैश डू यू थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट? आपके ख्याल में वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, किस
टॉपिक पे बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। आपने सोचना है कौन सा WH वर्ड लगाएं। डैश विल कैप्टन द टीम इफ एहसन इजंट अवेलेबल। टीम का कैप्टन कौन होगा अगर एहसन मौजूद नहीं है तो। डैश विल द टीचर टेक द टेस्ट। टीचर टेस्ट कब लेंगी। ठीक है, आपने कब के लिए लफ्ज ढूंढना है। WH वर्ड कौन सा मैं लगाऊं कि कब का मफहूम कन्वे किया जा सके। डैश ओल्ड आर यू। आपकी उम्र क्या है। इस जुमले का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने बूढ़े हैं। अगर कोई 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो उससे भी हम यही पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब ये होता है आपकी उम्र कितनी है। ठीक है। डैश डिड यू पुट द कीज। आपने कहाँ के लिए लफ्ज ढूंढना है कि कहाँ आपने चाबियां कहाँ रखी हैं। डैश आर दे गोइंग फॉर द फील्ड ट्रिप। वो फील्ड ट्रिप पर कब जा रहे हैं। डैश डिड द गेस्ट्स अराइव फॉर द वेडिंग। गेस्ट्स यानी मेहमान शादी के लिए कब आए। कब के लिए आपने लफ्ज ढूंढना है। मैंने आपको पहले WH वर्ड्स की मीनिंग बता दिए हैं, वहां से आपने देखना है कि कौन सी ब्लैंक में कौन सा लफ्ज आएगा। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने आगे उर्दू का मफहूम लिख दिया है, उसके लिए प्रॉपर WH वर्ड ढूंढ के ये आपने होमवर्क में करना है। बेटा दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। A simple sentence has one complete subject and one complete predicate. सबसे पहले आपको ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटा। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ पर मंसूर प्लेज क्रिकेट, तो अगर हम पूछें हु प्लेज क्रिकेट तो उसका आंसर होगा मंसूर। इसका मतलब है मंसूर इज द डूअर ऑफ एक्शन। काम करने वाला फाइल कौन है, मंसूर, तो मंसूर को हम कहेंगे सब्जेक्ट। प्लेज क्रिकेट इज प्रेडिकेट। जब ये पूरे का पूरा हम कंसिडर करेंगे प्लेज क्रिकेट तो इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। सब जब सिर्फ प्लेज की बात करेंगे तो ये वर्ब होगा। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 प्रेडिकेट होते हैं। मिसाल के तौर पर सारा हैज ब्राउन हेयर। सारा इज अ सब्जेक्ट, हैज ब्राउन हेयर क्या है, प्रेडिकेट। बीच में आ गया कंजंक्शन और दूसरा पूरा जुमला हर ब्रदर हैज ब्लॉन्ड हेयर। हर ब्रदर इज अ सब्जेक्ट, हैज ब्लॉन्ड हेयर इज द प्रेडिकेट। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इज दैट कंपाउंड सेंटेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंसेस टुगेदर with the help of a conjunction. कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। कंपाउंड सेंटेंस 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन के जरिए मिलाने से बनता है और जनरली कंजंक्शन से पहले एक कॉमा भी लगाया जाता है। अ कॉमा यूजुअली कम्स बिफोर द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन जैसे एंड, बट, और। ठीक है, अगर आप देखें तो सारा हैज ब्राउन हेयर ये पूरा एक जुमला है। हर ब्रदर हैज ब्लॉन्ड हेयर ये भी पूरा एक जुमला है। ठीक है, इन 2 जुमलों को मिलाने से हमने बट इस्तेमाल किया और 2 जुमलों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। कुछ और मिसालें डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जो वेटेड फॉर द ट्रेन। नाउ जो इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। वेटेड क्या है, अगर हम खाली वेटेड लफ्ज को देखें तो ये वर्ब है, लेकिन वेटेड फॉर द ट्रेन ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। तो इस जुमले में एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। द ट्रेन वॉज लेट। द ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट, वॉज लेट प्रेडिकेट। ये सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। अस्मा एंड राबिया टुक द बस। अस्मा एंड राबिया कंपाउंड सब्जेक्ट है, मैरी एंड समांथा समझ लें या अस्मा एंड राबिया समझ लें। 2 नाम अगर एंड के जरिए ज्वाइन किए हुए हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट हैं और उसके बाद प्रेडिकेट क्या है, टुक द बस। टुक जो है वो वर्ब है, टुक द बस एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। आई लुक्ड फॉर अस्मा एंड राबिया एट द बस स्टेशन। ये इन दोनों जुमलों में
अस्मा एंड राबिया की जगह गलती से मैरी एंड समांथा लिखा हुआ है, आप इसको अस्मा एंड राबिया ही समझिएगा। इसी तरह यहाँ पर आई लुक फॉर अस्मा एंड राबिया एट द बस स्टेशन, तो एक्चुअली इस जुमले में आई जो है वो सब्जेक्ट है, लुक्ड फॉर अस्मा एंड राबिया, ये मैरी एंड समांथा गलती से लिखा गया है। लुक्ड फॉर अस्मा एंड राबिया एट द बस स्टेशन, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। सो इस जुमले में भी अगरचे एक कंजंक्शन आया है लेकिन प्रेडिकेट एक ही है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस समझेंगे। आप देखें एंड के बाद का जो जुमला है उसकी निशानी क्या है, हमें कैसे पता चला ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। कंजंक्शन के बाद का हिस्सा जो है वो पूरा जुमला नहीं है। समांथा एट द बस स्टेशन पूरा जुमला नहीं है, पूरा मतलब नहीं कन्वे हो रहा, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है बल्कि सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद पूरा जुमला, ये देखिए इट वॉज गेटिंग डार्क, ये भी पूरा जुमला है। एंड वी वरंट देयर येट, ये भी पूरा जुमला है। वी वरंट देयर येट, अगर इसको अकेला देखा जाए एंड के बगैर तो भी ये पूरा जुमला है, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। पहला हिस्सा भी पूरा जुमला होता है और कंजंक्शन के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो भी पूरा जुमला होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। जबकि सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता। आई थिंक आई विल बाय द रेड कार, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मेरा ख्याल है कि मैं रेड कार खरीदूंगा। और आई विल लीज द ब्लू वन, या फिर मैं ब्लू वाली लीज पे दे दूंगा, ठीक है। दिस इज अगेन अ कंपाउंड सेंटेंस। आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, मैं वाकई काम पे जाना चाहता हूं बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और गाड़ी चला नहीं सकता। गाड़ी चलाने के लिए बहुत बीमार हूं, मतलब इतना ज्यादा बीमार हूं कि गाड़ी नहीं चला सकता। तो अगर आप इस बट को हटा दीजिए तो भी ये दो कंप्लीट जुमले हैं। आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क, फुल स्टॉप, आई एम टू सिक टू ड्राइव, ठीक है। ये भी कंप्लीट जुमला है जिनको हमने एक कंजंक्शन यानी बट के जरिए जोड़ा हुआ है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अब आपको अच्छे से कंपाउंड सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में फ़र्क समझ आ गया है। अब आपने इसमें से चूज़ करना है कि कौन से जुमले कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और कौन से सिंपल सेंटेंसेस हैं। अंबर्स फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, अंबर का फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज़ है। आपने चेक करना है कि ये सिंपल है या कंपाउंड सेंटेंस है। शी लाइक्स लर्निंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस एंड पीपल, अगरचे नंबर 2 सेंटेंस में एंड आ रहा है, लेकिन आपने ये देखना है कि एंड के बाद पूरा जुमला आ रहा है या जुमले का छोटा सा हिस्सा आ रहा है। अगर पूरा जुमला है तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, अगर छोटा सा हिस्सा है तो हम उसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। नंबर 3, Amber knows a lot about the cities of Pakistan and she plans to visit each one of them someday. अंबर को पाकिस्तान के शहरों के बारे में बहुत पता है और उसका इरादा है कि वो उन सब की सैर को जाएगी। अब आप देखिए कि जो इसमें कंजंक्शन है एंड, उससे पहले और उसके बाद पूरा जुमला आ रहा है या आधा जुमला आ रहा है, ठीक है। ये टेस्ट है कि इससे हमें पता चलेगा इसमें दो सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 प्रेडिकेट होने चाहिए और कंजंक्शन के बाद का हिस्सा एक कंप्लीट जुमला होना चाहिए, तब वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। एट वन टाइम कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बट टुडे इट इज इस्लामाबाद। अगेन वही टेस्ट आपने अप्लाई करना है। सियालकोट इज द हब ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। Mohenjo-daro and Harappa were the oldest cities of Pakistan, but now they are ruins. Ruins कहते हैं खंडरात को, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन की भी ट्रांसलेशन कर दूं। सियालकोट इज द हब ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। हब कहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो चीजें बनाई जाती हों। सियालकोट एक ऐसी जगह है जहां पर ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, वहां पर स्पोर्ट्स का सामान तैयार होता है। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बहुत पुराने शहर थे, बट नाउ दे आर रूइंस, लेकिन अब वो खंडरात बन गए हैं। अब इसमें आपने वही टेस्ट अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपने देखना है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं, 2 प्रेडिकेट्स हैं कि नहीं, और कंजंक्शन के बाद
जो हिस्सा है वो पूरा जुमला है कि नहीं। ठीक है, अगर हम कंजंक्शन को हटा दें तो वो पूरा जुमला बनेगा या नहीं बनेगा। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में से कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में से एक है। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक रिडल है। डू यू नो व्हाट इज अ रिडल? रिडल कहते हैं पहेली को। पहेली का मतलब ये है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम ऑफ द लास्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड? क्या आपको उस जानवर का नाम पता है जो सबसे मुश्किल से या सबसे आखिर में पालतू बनाया गया? तो इसका आंसर आपके जो सही आंसर्स हैं, यानी ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये वाला चूज द राइट आंसर, इसके जो सही आंसर्स हैं इसमें देखें शायद आपको इसकी कोई टिप मिल जाए। अगर आप गौर से कलर्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपको लिए आंसर उसमें छुपाया हुआ है और वो आंसर आप ढूंढ सकते हैं। सही आंसर को जब आप टिक करेंगे तो आपको उस एनिमल का नाम मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद एक छोटा सा क्विज है जो आपने खुद सॉल्व करना है और इस क्विज में ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये बुक पे ही आपने सॉल्व करना है और इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है कि ये जब हॉरिजॉन्टल फिल करते हैं तो इसको हम अक्रॉस कहते हैं, जब वर्टिकल फिल करते हैं तो इसको हम डाउन कहते हैं। मतलब जब आप 1 से लफ्ज लिखना शुरू करेंगे और उसके अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो इसको हम अक्रॉस कहते हैं और जब हम यहाँ से नीचे को वर्टिकल डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे तो उसको हम डाउन कहते हैं। ये वर्ड्स आपने खुद यहाँ पर फिल करने और इसकी तस्वीर खींच के हमें भेजनी है। आपके लिए मैंने स्पेलिंग्स ठीक करके लिख दी हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि स्पेलिंग्स मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, जम्बल्ड अप वर्ड्स हैं, उनकी स्पेलिंग्स आगे पीछे किए हुए वर्ड्स उन्होंने। आपके लिए यहाँ पर मैंने वर्ड्स ठीक करके लिख लिए हैं। आप इन सही वर्ड्स को देखिए। जहाँ पर 1 लिखा है अक्रॉस, आपने हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में माउस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। जहाँ पर डाउन लिखा है 1, वहां पे आपने वर्टिकल डायरेक्शन में यूं इस डायरेक्शन में लिखने हैं लफ्ज, ठीक है। आई होप यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड यू कैन डू इट। अगर आपको थोड़ी सी कोशिश करेंगे, सही स्पेलिंग्स लिखेंगे तो आपसे ये पजल सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत मजा भी आएगा।